गुड मॉर्निंग। वेलकम यू ऑल। हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन, organophosphate and carbamate insecticide molecule in the synaptic gap। ये लेक्चर समझ में आने के लिए आप लोगों को ए लेक्चर और ए लेक्चर देखना कंपलसरी हो जाता है। हम ए लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन, organophosphate and carbamate molecules in the synaptic gap। फाइनली हम डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस होता है इन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ organophosphate and carbamate molecules in the synaptic gap। पहले हम देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम लोग केमिकल मैसेंजर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एक न्यूरॉन से लेके दूसरा न्यूरॉन तक पहुंचाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स मेनली दो प्रकार का होते हैं, एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर नर्व इम्पल्स को प्रोपगेट करके ब्रेन को स्टिम्युलेट करता है, ब्रेन को एक्साइट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग किसी चीज को देख के अचानक से डर गए, तो आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है। ये है एग्जाम्पल ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए एसिटाइल कोलाइन, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन एंड एफिनेफ्राइन। यहाँ से आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अभी हम देखेंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स नर्व इम्पल्स को इनहिबिट करके ब्रेन को काम कर देता है, ब्रेन को शांति दिलाता है। ये है एग्जांपल्स ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, गाबा, डोपामाइन एंड एंडोर्फिन। यहाँ से भी आपके लिए एक क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अभी हम देखेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन, a natural substrate, a neurotransmitter in the synaptic gap। ये है एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज एंजाइम। ये है एसिटाइल कोलाइन, ए न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को लेके सिनेप्टिक गैप में रिलीज होता है। सिनेप्टिक गैप में रिलीज होने के बाद ये बाइंड करता है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, दैट इज एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज एंजाइम। इसके वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इसका बीच में रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन में एंजाइम एसिटाइल कोलाइन से नर्व इंपल्स लेके पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में भेज देता है। फाइनली एंजाइम एसिटाइल कोलाइन को डिसॉल्व करता है बाय द प्रोसेस ऑफ द हाइड्रोलाइसिस। ये डिसॉल्व होने के कारण एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फ्री हो जाता है, सो दैट दूसरा एसिटाइल कोलाइन और दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर आके यहाँ पे रिएक्ट करे। ये पूरा प्रोसेस फ्यू माइक्रो सेकंड्स में कंप्लीट होता है। ये तो हो गया मोड ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन, ए नेचुरल सबस्ट्रेट। अभी हम देखेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ organophosphate and carbamate insecticides in the synaptic gap। इस मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करने से पहले हम लोग
एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे देखो, एक एसिटाइल कोलाइन मॉलिक्यूल है, ये है इंसेक्टिसाइड मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट। इससे हमें पता चलता है कि ग्रास मॉलिक्यूलर शेप ऑफ एसिटाइल कोलाइन एंड इंसेक्टिसाइड मॉलिक्यूल का सेम होता है। एक ग्रास मॉलिक्यूलर शेप सेम होने के कारण जैसा रिएक्शन बिटवीन एसिटाइल कोलाइन एंड एंजाइम के बीच में होता है, वैसा ही रिएक्शन ये इंसेक्टिसाइड मॉलिक्यूल एंड एंजाइम के बीच में होगा। लेकिन आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये एसिटाइल कोलाइन मॉलिक्यूल एक्टिव साइट को बाइंड करने के बाद फ्यू माइक्रोसेकंड में डिसॉल्व हो जाता है बाय द हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, सो दैट एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फ्री हो जाता है दूसरा मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने के लिए। लेकिन इस केस में टॉक्सिकेटेड इंसेक्ट में ये इंसेक्टिसाइडल मॉलिक्यूल एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम को बाइंड करने के बाद छोड़ता नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस बहुत स्लो होता है। ये परमानेंट बाइंडिंग के कारण पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन परमानेंटली डीपोलराइज्ड स्टेट में होता है। ये डिसॉल्व न होने के कारण नेचुरल सबस्ट्रेट आके सिनेप्टिक गैप में एक्यूमुलेट होते हैं। ये एक्यूमुलेशन एंड परमानेंट डीपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के कारण इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली एक्साइटेबल स्टेट में होता है। इंसेक्ट का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है एंड फाइनली इंसेक्ट का मसल काम करना ही बंद कर देता है एंड इंसेक्ट मर जाता है। अभी हम देखेंगे क्या डिफरेंस होता है मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स मॉलिक्यूल के बीच में इन द सिनेप्टिक गैप में। मैं तो ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूं, मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट इंसेक्टिसाइड मॉलिक्यूल इन द सिनेप्टिक गैप में सेम होता है, लेकिन एक माइनर डिफरेंस भी है और डिफरेंस को हम यहाँ पे समझेंगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स को हम इरिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर बोलते हैं। इरिवर्सिबल है क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम को बाइंड करने के बाद उसे छोड़ता नहीं है, ये परमानेंट बाइंडिंग करता है मोर देन हंड्रेड्स ऑफ आवर्स। इसका वजह से हम इसे बोले इरिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। लेकिन कार्बामेट इंसेक्टिसाइड मॉलिक्यूल्स एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम को बाइंड करने के बाद फ्यू मिनट्स से लेके फ्यू डेज में उसे छोड़ देता है। इसीलिए हम बोले कार्बामेट इंसेक्टिसाइड को रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स को हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज एंजाइम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड मॉलिक्यूल बाइंड करने के बाद इसके साथ नेचुरल सबस्ट्रेट और नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर कॉम्पिटिट नहीं करता है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के लिए। लेकिन इन केस ऑफ कार्बामेट इंसेक्टिसाइड में कार्बामेट इंसेक्टिसाइड एंड नेचुरल सबस्ट्रेट के बीच में कंपटीशन होता रहता है। किसके लिए? एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम के लिए, उसको बाइंड करने के लिए। इसीलिए हम इसे बोले कार्बामेट इंसेक्टिसाइड को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज एंजाइम। ये हो गया डिफरेंस। थैंक यू।